स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपन प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके दो पार्ट करेंगे अपन। आज पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट के अंदर उन नदियों का विस्तार से वर्णन करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं स्टूडेंट्स अपने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें अधिकांश जो नदियाँ हैं ये परिपक्व अवस्था में मेच्योरिटी के अंदर हैं ये। और यहाँ की जो नदियाँ हैं अधिकांशतः जो हैं वो मौसमी हैं। अपन ने शुरू के लेक्चर्स में डिवाइड किया था कि जो कुछ नदियाँ जो है पैनल रिवर्स हैं और कुछ सीजनल रिवर्स हैं। तो ज़्यादातर नदियाँ दक्षिण भारत की जो हैं वो सीजनल रिवर हैं, अर्थात वर्षा ऋतु के अंदर इनको पानी अधिक मिलता है। इस क्षेत्र की नदियाँ कम गहरी हैं, परंतु इन नदियों की घाटियाँ काफ़ी चौड़ी हैं। आपने पहले डिस्कस था क्योंकि ये मेच्योर अवस्था के अंदर है और किनारों की तरफ इनकी घाटियों का काफ़ी अपर्दन हो चुका है और इनकी अब वर्तमान में इनकी जो अपर्दन क्षमता है लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ गंगा तथा जमुना नदी से जाकर मिलती हैं। जो अपन ने पढ़ा है चंबल उस तरफ की रीजन की जाके कुछ मिलती हैं वो नदियाँ। प्रायद्वीप भारत की कुछ नदियाँ अरावली व तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से मिलकर कच्छ व रन के खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं। जब स्टूडेंट्स अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भारत का जो जल विभाजक है दैट इज डिवाइडिंग लाइन, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और दिस डिवाइडिंग लाइन द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स which runs from north to south close to the western coast। ये अपन ने कहा पहले लेक्चर में डिवाइड किया था, घाटों के बारे में विस्तार से किया था। घाट दोनों घाटों के और दोनों तटों के मैदानी भाग का अपन ने लेक्चर विस्तार से अध्ययन किया हुआ है। तो जो वेस्टर्न घाट है इसमें सह्याद्री जो आपने मैंने कहा था नदन सह्याद्रीज, मिडिल सह्याद्रीज एंड दक्कन सह्याद्रीज, ये बिल्कुल इन घाट के पश्चिमी घाट के समानांतर ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं एक तरीके से विभाजक जल विभाजक का कार्य करती हैं। द वेस्टर्न कोस्ट नाउ जो भूगर्भविद हैं जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सह्याद्रीज एंड द अरावली एक्सेस वाज द मेन वाटर डिवाइडिंग इन द पास्ट। अपन ने पढ़ा है दीज आर द अरावली रेंजेस एंड दीज आर द सह्याद्री रेंजेस। दीज आर द जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं मुख्यतः भारत की एक तरीके से जल विभाजक का कार्य करती हैं। नौ जिन इस ड्रेनेज सिस्टम जो प्रायद्वीप भारत का क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप भारत का जो प्रवाह तंत्र है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत जो है वो हिमालय से प्राचीन है और ये लावा निर्मित पठार है। तो the western part of the peninsula cracked and submerged in the Arabian Sea during the early tertiary period। ये अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज उसमें भी पढ़ा था। एंड कोइंसाइडिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ये प्लेटों के मूवमेंट में अपन ने पढ़ा था कि ये जो प्लेट है, जो गोंडवाना प्लेट है, ये जो ऊपर की तरफ खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो इसके टकराने के कारण जो है जो वेस्टर्न पार्ट था, जो पेनिनसुला प्रायद्वीप भारत का जो पश्चिमी भाग है वो टूटकर सबमर्ज किया अरबियन सागर के अंदर। और नतीजे में क्या हुआ कि किनारे पर जो हैं वो यहाँ की नदियाँ बिल्कुल सीधे सागर में गिरती हैं, जब डिस्कस करेंगे अपन। During the collision of the Indian plates, the peninsular block was subjected to the subsidence in a few regions, creating a series of rift। ये मैंने कहा था। अब इस क्रिया के कारण, जब इन प्लेटों के टकराने के कारण भ्रंश क्रिया उत्पन्न हुई और भ्रंश क्रिया के कारण जो है इस क्षेत्र के अंदर आपको कई रिफ्ट घाटियाँ, भ्रंश घाटियाँ आपको ट्रफ एंड फॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। नर्मदा के संबंध में भी अपन ने पहले भी अपन ने अध्ययन किया था। These falls are supposed to be caused by the bend of the northern part of the peninsula at the time of the upheavals of the हिमालयाज। अपने मूवमेंट प्लेट्स के मूवमेंट कहा था कि जो एक हिस्सा जो है वो ज़्यादा जो है वो उत्तरी भाग की तरफ खिसका, इसी प्रकार से एक हिस्सा जो है वो पूर्व की तरफ खिसकेगा। परिणामतः इन नदियों का प्रवाह, जो कुछ नदियों का प्रवाह जो है पूर्व की तरफ जाएगा और कुछ का जो है वो पश्चिम की तरफ जाएगा। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला नेम्ड नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू दिस रिफ्ट वैलीज। अपने कहा था कि ये पश्चिम में प्रवाह अरब सागर में गिरने वाली दोनों नदियां जो हैं रिफ्ट घाटी, और रिफ्ट घाटी जो क्यों बनी, क्योंकि प्लेटों के मूवमेंट के कारण ये जो है फॉल्ट
डेवलप किए। Straight coastline, steep western slope of the Western Ghats, and the absence of the delta formation on the western coasts makes this theory a possibility। अभी अपन ने कहा कि जो पश्चिमी, अभी जो ऊपर अपन ने कहा था कि अरबियन सागर में पेनिसुला का ये जो पश्चिमी भाग था ये सबमर्ज किया, टूटकर अंदर गया, और जाने के कारण ये जो पश्चिमी की तरफ जो है, जो पश्चिमी तट रेखा है, यहाँ पर ढाल काफ़ी तीव्र है इन घाटों पर, और क्योंकि तीव्र होने के कारण काफ़ी चौड़ाई भी कम है, और इस कारण से ये नदियाँ जो हैं, पश्चिम की नदियाँ जो हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और इस कारण से ये सिद्ध होता है कि इन प्लेटों का मूवमेंट हुआ, और प्लेटों के मूवमेंट के कारण ये सबमर्जेंस हुआ, और सबमर्जेंस के कारण ये रिफ्ट घाटियाँ या फॉल्ट्स का फॉर्मेशन देखने को दक्षिण भारत में मिलता है। पेनिसुलर ब्लॉक साउथ ऑफ द क्रैक्स टिल्टेड स्लाइटली ईस्टवर्ड। अभी मैंने कहा था कि ये जो प्रायद्वीप भारत का जो है, ये कुछ हिस्सा जो है इसका जो है वो पूर्व की तरफ मूव किया। एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ द शिवालिक रेंजेस, हिमालयाज का फॉर्मेशन हमने कहा था, दस द ओरिएंटेशन ऑफ द एंटायर ड्रेनेज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि पूर्व की तरफ थोड़ा सा मूव किया, और अपने राजमहल गारो गैप बढ़ा था, वो राजमहल गारो गैप का फॉर्मेशन भी इसी क्रिया के कारण हुआ कि ये सब पूर्व की तरफ मूवमेंट के कारण जो है ये जो नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। Now the peninsular जो प्रायद्वीप जो नदियां हैं, the most of the rivers of the peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri fall eastward and then into the Bay of Bengal। अभी कहा अपन ने कहा कि ये सारी नदियां जो है पूर्व की तरफ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। और इसके अलावा जो है नाम नर्मदा और जो ताप्ती है, नर्मदा एंड ताप्ती, अपन ने कहा कि ये पश्चिम की तरफ, और ये जो पूर्व की नदियां हैं जो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, और दूसरी तरफ जो पश्चिम अरब सागर में जो है नर्मदा एंड ताप्ती है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, एस्चुरीज का निर्माण करती है। फर्स्ट ईयर में आपने डेल्टा एंड एस्चुरीज के बारे में विस्तार से पढ़ा है। नाउ इस आधार पर द पेनिसुलर रिवर सिस्टम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अपन इसके बाद अब अध्ययन स्टार्ट करेंगे, एक तो पश्चिम की तरफ और एक पूर्व की तरफ इन नदियों का प्रवाह मिलता है। आज के लेक्चर में अपन जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं इनका सबका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैप के अंदर आप देखेंगे बेटे, पहले ऊपर का आपने विस्तार से अध्ययन कर लिया, इंडस सिस्टम क्या, गंगा सिस्टम क्या एंड द ब्रह्मपुत्रा सिस्टम क्या। अब यहाँ अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए, नर्मदा, सतपुड़ा एंड विंध्याचल, नर्मदा, ताप्ती, महानदी उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, फिर गोदावरी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी, कृष्णा, कावेरी और इसकी सहायक नदियों के बारे में अपन विस्तार से अब अध्ययन करेंगे। नाउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सबसे जो महत्वपूर्ण पहली नदी आती है दैट इज महानदी रिवर। महानदी रिवर जो है वो 858 किलोमीटर लंबी प्रवाह प्रणाली है। महानदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियाँ का सिवाय नामक स्थल पर है। ये जो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, ये बुक्स में अभी भी एनसीईआरटी की बुक्स में एक कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है कि महानदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक पहाड़ियों से होती है, और इसी प्रकार से उन्हें मिलेगा नर्मदा की उत्पत्ति भी यहाँ से दिखाई गई है, मगर महानदी की उत्पत्ति जो है वो मूलतः जो है अमरकंटक पहाड़ियों से होती है। यहाँ से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई महानदी उड़ीसा के कटक कटक के निकट बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कटक के अंदर ये अपने पूरे फुल स्विंग, पूरे विस्तार के साथ ये नदी बहती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड और डूब उत्तर की तरफ। अपन ने पहले डिवाइड किया स्टूडेंट, गंगा सिस्टम के लेफ्ट की साइड और राइट की साइड, वही चीज़ है उत्तर की ओर दक्षिण, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। उत्तर की ओर आकर महानदी से मिलती हैं तेल नदी, बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदी है। महानदी का जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1,32,090 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 53% छत्तीसगढ़ में और 47% उड़ीसा में पड़ता है। जो वर्ड आता है, लिटरेरी मीन जो आता है बुक्स में आपको मिलेगा, और उड़ीसा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। उड़िया वर्ड है महा प्लस नदी, द ग्रेट रिवर। और इस नदी पर स्टूडेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है, दैट इज द हीराकुड डैम। ये हीराकुड डैम जो है, ये एग्जामिनेशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, और ये क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, 27 किलोमीटर लंबा है, तो दुनिया का सबसे लंबा बांध है।
और इसका जो निर्माण हुआ था बिल्ट इन 1957 में इसका हुआ था। क्वेश्चन इसी फॉर्म में इसका बनता है। दैट इज महानदी रिवर नियर। जब आप इसको भुवनेश्वर से जब कटक जाएंगे तो इसी रोड से ऊपर से क्रॉस करेंगे, दैट इज महानदी रिवर, और कटक के आसपास ये नदी जो है अपने फुल स्विंग पूरे विस्तार के साथ बहती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो दक्षिण भारत की है वो गोदावरी है। ये जो नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और भारत में ये इसके बाद विस्तार से दृष्टि से दूसरे नंबर पर इसका नंबर आता है। और इस एक क्वेश्चन ये भी बनता है स्टूडेंट्स कि इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणा गंगा भी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, और उसका कुल जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 3,13,839 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न मार्जिन, नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थल से इस नदी का उद्गम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। इसकी वही उत्तर और दक्षिण, लेफ्ट एंड बाईं और दाईं आप कह लीजिए चाहे। उत्तर की जो सहायक नदियां हैं उसमें प्राणहिति, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, पेनगना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ताल, मूला, परवरा आदि महत्वपूर्ण है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसमें इंद्रावती और मंजरा हैं। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं इसकी। दक्षिण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है वो मंजरा की सहायक नदी से आके मिलती है। धवलेश्वर के बाद गोदावरी जो है दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। शाखाएं क्रम से येनम, नरसापुर और नागरा, ये प्लेसेस हैं, और इनके पास जाकर इन स्थलों पर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नदी गिरती है। जो गोदावरी जो दक्षिण की जो नदी है ये स्टूडेंट्स सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसमें नर्मदा जो गोदावरी है, गोदावरी के अपने कहा था, अभी अपने ऊपर किस डिस्कस किया, परिणीता, वर्धा, वेनगाना, पंजना आदि इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। एक जो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है दैट इज मंजीरा, और मंजीरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। इसके सबसे बड़ी गोदावरी है, और इस पर एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है, वो कहलाता है निजाम सागर। मैप में आप देख रहे हैं निजाम सागर। जो निजाम सागर प्रोजेक्ट है ये इरिगेशन के लिए बनाया हुआ है, और इसकी लोकेशन जो आती है वो तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना में ये कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था इसका 19, तेलंगाना तो बाद में बना, मगर तेलंगाना इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1922, और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कर्मारेड्डी तेलंगाना का। तो वहाँ पर ये महत्वपूर्ण परियोजना स्थित है मंजरा के ऊपर। और दो गोदावरी पर दो महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं और हैं, एक एक कहलाती है पंचमाड़ा। जो पंचमाड़ा परियोजना है इसे अभी वर्तमान में बुक्स में मिलेगा श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है, प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये भी तेलंगाना के अंदर पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण परियोजना ये भी है रामागुंडम प्रोजेक्ट। ये रामागुंडम प्रोजेक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ बेसिस पे रामागुंडम पे बनते हैं। ये बेसिकली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो पावर प्रोडक्शन, थर्मल पावर स्टेशन, बहुत बड़ा पावर स्टेशन है। और द लार्जेस्ट पावर स्टेशन ऑफ द साउथ इंडिया है ये, जो कमारगुंडम पे है, रामागुंडम पे है। और इट इज़ द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड 14001 सुपर थर्मल पावर स्टेशन ऑफ इंडिया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रामागुंडम पे बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये दक्षिण भारत का। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है जिसका अपन आज विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं वो उसका है कृष्णा। गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण ये नदी है। और इसकी एक महत्वपूर्ण नदी आपने पढ़ा होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी दक्षिण भारत की एक कृष्णा की एक सहायक नदी है और महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीप भारत में प्रवाहित होने वाली ये दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी घाट में ये महाबलेश्वरम के उत्तर में 1327 मीटर की ऊंचाई पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। और इस नदी की कुल लंबाई जो है 1400
किलोमीटर है। और इसका कुल जो जल ग्रहण टोटल जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर पड़ता है इसका। और कृष्णा की वही अपने डिवीजन किया था स्टूडेंट, कृष्णा के दो पार्ट करेंगे, दाएं भाग की नदियां और बाएं भाग की नदियां। इसमें कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। मैंने कहा था तुंगभद्रा इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो काफ़ी महत्व रखती है। और मूसी, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ, ये सभी सहायक नदियाँ गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं। मैंने कहा था ज़्यादातर दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो मेच्योर अवस्था में, परिपक्व अवस्था के अंदर हैं, पहुँच चुकी हैं। और वर्षा के दिनों में ये जल इनमें काफ़ी मात्रा में आता है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैंने अभी डिस्कस किया। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है 71,417 वर्ग किलोमीटर का है। तुंगभद्रा का जो निर्माण है वो दो श्रेणियों, तुंग और भद्रा के मिलने से होता है, के मिलन स्थल पर होता है। और तुंगभद्रा का उद्गम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगामूल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तंगामूल नामक चोटी पर है। और तुंगभद्रा 640 किलोमीटर की लंबाई पूर्ण करने के बाद कुरनूल के समीप कृष्णा में समाहित हो जाती है। मैप में आप देख रहे हैं कृष्णा के अंदर जो है वो तुंगभद्रा आकर मिलती है इसके अंदर। और दूसरी जो इसकी सहायक नदी है भीमा, भीमा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 7614 किलोमीटर है। यह नदी दक्षिण महाराष्ट्र और आंध्रा में बहती है और विजयवाड़ा के नीचे डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, वही बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और कृष्णा नदी का डेल्टा गोदावरी डेल्टा से मिला हुआ है, काफ़ी कुछ उसका पार्ट उससे जाके मिल जाता है क्योंकि विस्तार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कृष्णा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, डैम्स बने हुए हैं। उसमें एक जो डैम है जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, दैट इज कोयना। एक एक और महत्वपूर्ण जो कृष्णा नदी पर हमारा महत्वपूर्ण डैम बना हुआ है, नागार्जुन, नागार्जुन बांध। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे भी बोलेगा, ये बुक्स में आपको मिलेगा कि ये नंदीगोंडा जिले के अंदर है और आंध्र प्रदेश, मगर ये आंध्रा और तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना भी बना तो उसकी सीमा पर ये स्थित है, दोनों की बाउंड्री पर है। और गुंटूर और वही जो है वो नंदीगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ उसके दोनों किनारों पर है ये। तीसरा जो डैम आता है वो श्रीशैलम आता है, कृष्णा पे, आंध्र प्रदेश का है। आलमट्टी कृष्णा पे है, वो कर्नाटका के अंदर है। तुंगभद्रा पर जो है वो तुंगभद्रा ऑन दी, इनके मिलने पे, तुंग और भद्रा के मिलने स्थान पर कर्नाटका का, इट्स अ जॉइंट वेंचर। ये दो राज्यों कर्नाटका और आंध्रा का जॉइंट वेंचर है ये बांध। जो अगला बांध आता है वो भद्रा आता है, भद्रा कर्नाटका में पड़ता है। और घाट प्रभा भी ये कर्नाटका का एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जो नेक्स्ट अगली जो नदी आती है दक्षिण भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और ये नदी जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है इसके, क्योंकि इस पर कावेरी पर जल विवाद काफ़ी है इस पर। कावेरी नदी का जो नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटका के कुर्ग जिले में पड़ता है। और जिले में 1341 मीटर की ऊंचाई से इसका प्रारंभ होता है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में 805 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। अपने डिवीजन किया था बाएं हाथ और दाएं हाथ, यहाँ दे रखा है उत्तर एंड दक्षिण की तरफ। जो उत्तर की जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनमें है हेमावती, लोकपावनी, सिम्पा, अर्कावती, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और दक्षिण की जो सहायक नदी हैं उसमें सबसे प्रमुख नदी है लक्ष्मण तीर्थ और कमबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। अभी इन दो तीन नदियों के बारे में अपन कहा जिन पे कि काफ़ी इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की, और इन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। तमिलनाडु में प्रवेश करने से पूर्व कावेरी को मेकाटाटू, आड्डू, तंडम, कावेरी आदि नाम से जाना जाता है। श्रीरंगम के पास ये नदी उत्तरी कावेरी और दक्षिणी कावेरी के नाम से दो शाखाओं में व्यक्त हो जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कावेरी जो है एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा का जो आरंभ जो है वो तिरुचिरापल्ली
से 16 किलोमीटर पूर्व तक होता है। कावेरी का डेल्टा जो है लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। काफ़ी बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है ये। और इस डेल्टा का जिसमें लगभग 55% भाग जो है वो तमिलनाडु में आता है, और 41% कर्नाटका के अंदर आता है, और 3% जो भाग है केरला के क्षेत्र में आता है। जो कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में शिव समुद्रम और होकेनल नामक दो विशाल प्रपातों का भी निर्माण करती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। शिव समुद्रम और होकेनाल जो है वो वाटरफॉल जो है कौन सी रिवर निर्मित करती है। नाउ स्टूडेंट्स, इस पे आप जो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो तीन स्टेट्स के अंदर है, बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड द केरला। कर्नाटका से ओरिजिन करती है ये नदी, और केरला केरला में अभी मैंने आपको कहा था कि एक सहायक नदी है केरला की, केरला से जो ओरिजिनेट करती है कम्बिनी। और कम्बिनी के और दूसरा अभी अपन ने करेंगे एक कृष्णा राज सागर वाटर रिजर्व है यहाँ पर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एक मटूर प्रोजेक्ट है, दैट इज मटूर डैम। जो केरला से जो निकलने वाली नदियां हैं, कावेरी का अधिकांश जो जल जो है वो केरला की सहायक नदियों से आता है। अगर केरला इन नदियों पर बांध बनाता है और पानी को रोकता है तो कावेरी के अंदर पानी काफ़ी कम आएगा, और यही डिस्प्यूट है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के अंदर। तो क्योंकि केरला के अंदर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है, और ये वो नदी है जो कि इस दक्षिण भारत की जो सदावाहिनी है। तो इस रिवर में जो है वर्ष पर्यंत पानी रहता है। और वर्ष पर्यंत पानी क्यों रहता है कि इस नदी का जो अपर पार्ट है, जो ऊपरी भाग है, उसको जो पानी रिसीव करता है स्टूडेंट्स, वो साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करता है इस नदी में। और वेर इज द लोअर पार्ट जो है इसका, जो कावेरी का दक्षिण जो निचले वाला भाग है, लोअर पार्ट, वो अपन ने डिस्कस किया था कि रिट्रीटिंग मानसून, मतलब भारत का जो मानसून लौटता है, और ये लगभग आप मान लीजिए अक्टूबर एंड नवंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास ये ईस्ट मानसून, इससे पानी प्राप्त होता है। अर्थात वर्ष में, मतलब इस नदी के अंदर जो है, दक्षिण भारत की बाकी नदियां सूख जाती हैं, मगर इस नदी में वर्ष पर्यंत पानी रहता है, और यही दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है। कॉन्स्टेंटली द रिवर फ्लो विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द आउट ऑफ द ईयर। इसके कारण मैंने अभी कहा, क्योंकि दोनों, आप मानसून जब आता है और मानसून जब लौटता है, और अपन ने अभी आगे जब जलवायु और मानसून का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो स्टूडेंट्स, इंडियन मानसून इज द ओनली मानसून दैट रिट्रीट्स बैक, वापस लौटता है। बाकी दुनिया का कोई सा भी मानसून जो है वापस लौटता नहीं है। वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। द रिवर बेसिन कवर्स 3 स्टेट्स, अभी मैंने कहा था, और एक यूनियन टेरिटरी, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, यही जो है इससे ज़्यादा प्रभावित है, एंड पांडिचेरी उसके अंदर। At Sivanasamudram, the river drops 98 meters, forming a famous Sivasundram fall. ये महत्वपूर्ण बनेगा कि वही मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, कावेरी जो है कौन से शिवासुंदरम वाटरफॉल जो है कौन से नदी पर पाया जाता है, और यहीं पर शिवासुंदरम जो है हाइडल पावर प्लांट भी है, दैट इज बिल्ट इन 1902, 1902। फिर आएगा क्वेश्चन बनेगा, एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है ये, इट इज द फर्स्ट एशिया का हाइड्रोसिटी प्लांट है, 1902 में बन गया था ये। हैज बीन बिल्ट ऑन द लेफ्ट फॉल एंड सप्लाइड पावर टू द सिटी ऑफ बेंगलोर। बेंगलोर सिटी को जो अधिकांश जो विद्युत मिलती है इसी पावर प्रोजेक्ट से मिलती है। कृष्ण, अभी अपन ने मैप में देखा था, कृष्णा राज सागर वाटर रिजर्व हैज बीन ऑन द कावेरी रिवर इन द कर्नाटका, एंड मुट्टूर प्रोजेक्ट इज ऑन द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो इस भाग की हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो नदियां हैं उसमें एक नदी आती है स्वर्णरेखा। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम में है, और इस नदी का प्रवाह सामान्यतः पूर्व की दिशा की ओर है। और स्वर्णरेखा नदी का विस्तार जो है मुख्य रूप से झारखंड की सिंह भूमि, उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के मदनापुर में जल में मिलता है ये। और इसकी लंबाई जो है 395 किलोमीटर है, और टोटल जो एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र है, वो 19,500 वर्ग किलोमीटर, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। अगली जो दक्षिण भारत की नदी है वो ब्राह्मणी।
ब्राह्मणी का निर्माण जो है कोयल और सांख नदियों के मिलने से होता है। और ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, कोयल और सांख नदियाँ गंगपुर के समीप एक दूसरे से मिलती हैं। ब्राह्मणी नदी का प्रवाह जो है बोनाई, तलचर और बालासोर जिले में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के से ठीक पूर्व वैतरणी नदी ब्राह्मणी में मिलती है। और जो ब्राह्मणी नदी की कुल जो लंबाई है वो 705 किलोमीटर है एंड द टोटल एरिया इज 36,300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। जो अगली दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है वैतरणी, ये सहायक नदियां हैं मुख्य नदियों की। इस नदी का उद्गम जो स्थल है उड़ीसा में है, क्योंझोर पठार पर है। क्योंझोर पठार पर है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। वैतरणी नदी का जो कुल लंबाई है 333 किलोमीटर है और इसका कुल जो जलग्रहण क्षेत्र है वो लग 19,500 वर्ग किलोमीटर है। एक महत्वपूर्ण अगली नदी आती है पेन्नार। इस नदी का जो उद्गम है वो कोलार झील कर्नाटक में होता है। चित्रावती और पाप गिनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। पेन्नार की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसी नदी की दो शाखाएं हैं। उत्तरी पेन्नार 560 किलोमीटर लंबी है और कुड़प्पा और अनंतपुरा के मार्ग से प्रवाहित होते हुए नेल्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दक्षिण जो पेन्नार है, जो रिवर है वो 620 किलोमीटर लंबी है और तमिलनाडु में सेलम और दक्षिणी अर्काट जिलों में प्रवाहित होती हुई कुल्डोर के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में ये नदी विलीन हो जाती है। जो अंतिम नदी है वो ताम्रपर्णी है। इस क्षेत्र की छोटी नदियां हैं। इस नदी के का जो उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट के अगस्त अगस्त में ढाल 1838 मीटर से होता है और यह नदी तिरुनेलवेली जिले से शुरू होकर वहीं पर समाप्त हो जाती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और ये इसकी जो ताम्रपर्णी नदी जो है कल्याण तीर्थम नामक स्थल पर 90 मीटर की ऊंचाई ऊंचाई वाला एक महत्वपूर्ण जलप्रपात का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन बन जाता है इस पे। और यह नदी मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में इनसे संबंधित दो बने हुए हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चार ऑप्शंस हैं। दूसरा दे रखा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर लेंथ वाइज। इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आंसर देना है। थैंक यू।